दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम 5 का पंच। आइए हम जानते हैं आज हम किन किन टॉपिक्स पे आपसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नागालैंड के बारे में, फिर हम एएफएसपी मतलब आसपा के बारे में, एनडीपीएस एक्ट क्या है, 2+2 डायलॉग और बाद में रीलॉस। आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ज्ञान की बात से। तो वो है, दुनिया चुप कब रहती है, कहने दो वो जो कहती है। और बिल्कुल सही कहावत है, एक गाना भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हमें इनकी बातों में नहीं है आना और हमें अपने जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ते जाना है। शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन का और पहला हमारा टॉपिक है नागालैंड। न्यूज़ में क्यों है, हम देख रहे हैं बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं। कल जो एक गलती हुई थी हमारी आर्म फोर्सेस से कि जो 18 इनोसेंट नागरिक थे नागालैंड के, वो अनफॉर्चुनेट मारे गए थे एक गलती की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से। तो उनमें से एक माइनर था, उनके पिताजी ने कहा है कि जस्टिस नॉट अबाउट मनी, जो भी कंपनसेशन आप पैसे का दे रहे हैं वो उसकी बात नहीं है। इट इज़ नॉट अ जस्टिस। अगर आपको कुछ करना ही है तो पनिश कीजिए उस आर्मी अफसर को हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये तो न्यूज़ थी, क्या सही है क्या गलत, ये तो अभी इस बारे में क्या डिस्कशन कर सकते हैं। बट चलिए आइए जानते हैं नागालैंड के बारे में कि नागालैंड क्या है, ऑल अबाउट इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। हम जानते हैं कि नागालैंड क्या है, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इंडिया का। इट्स कैपिटल पता ही है, कोहिमा। तो और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी मतलब जो सबसे बड़ी सिटी है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, वो है दीमापुर। तो हमें ध्यान देना है कि जो पहली है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बड़ा इंसिडेंट हुआ है, काफ़ी दोस्त लोग मारे गए हैं, एक हाइप मैटर चल रहा है। तो मे बी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें एग्जाम्स में पूछ दी जाएँ। तो इनमें से याद रखना है कि हो सकता है कि आपको पूछ दिया जाए लोकेशंस में कि दीमापुर किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो दीमापुर लार्जेस्ट सिटी है नागालैंड की। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर होता है। वो उसी चीज़ को पूछते हैं जो को रिलेट होती है, नॉर्मल चीज़ नहीं पूछते। तो दीमापुर पूछ सकते हैं। हमें लगेगा कि दीमापुर क्यों पूछ दिया, दीमापुर इस वजह से क्योंकि वो लार्जेस्ट सिटी है नागालैंड की। नागालैंड न्यूज़ में है, क्यों है न्यूज़ में आपको पता ही है, तो इस वजह से हमारा थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोहिमा ज़्यादातर हमें पता ही होता है कि इसकी कैपिटल क्या है। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था नागालैंड का वो 1963 में हुआ था एंड 1967 में नागालैंड असेंबली ने अपनी जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज है उसको इंग्लिश मान लिया था। और इसके साथ ही साथ जो नागालैंड का एजुकेशनल लैंग्वेज है, जो जिसमें एजुकेशन दी जाती है वहाँ, वो भी इंग्लिश में ही दी जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ भी हम मान सकते हैं कि इंग्लिश में वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। और कुछ चीज़ें जान लेते हैं इनके बारे में। नागालैंड के अभी जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो निफ्यू रियो हैं। वो काफ़ी मतलब चर्चा में है, इनका भी नाम आ सकता है। गवर्नर जो है वो जगदीश मुखी हैं। वहाँ का नागालैंड का जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो वहाँ पे जो विधान परिषद है या विधानसभा है, वो यूनिकैमरल है, मतलब सिर्फ विधानसभा ही है, वहाँ विधान परिषद नहीं है। आप यूनिकैमरल और बाईकैमरल के बारे में जानते होंगे। यूनिकैमरल मतलब होता है जहाँ एक प्रकार का सदन होता है, मतलब सिर्फ एक होता है हमारा विधानसभा। अगर बाईकैमरल होता है तो वहाँ विधानसभा और विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेशन दोनों ही होते हैं। 60 सीट्स का यहाँ पे यूनिकैमरल है। तो अभी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी, जैसे अभी इस बार यूपीपीएससी में आया था कि किस स्टेट को कितनी सीट्स हैं लेजिस्लेशन की, या लोकसभा या राज्यसभा की कितनी कितनी सीट्स दी गई हैं। तो उनका ही पूछा जाता है जो कहीं ना कहीं करंट में या कहीं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है कि वो न्यूज़ में रहे हैं। तो नागालैंड हुआ है, आगे एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो वो बाईकैमरल है या यूनिकैमरल है, वो लोकसभा राज्यसभा की सीट्स एक एक है, एक लोकसभा की सीट है और एक राज्यसभा की सीट है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो नागालैंड जो है वो 25th पोजीशन में आता है एरिया के हिसाब से, मतलब छोटे जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें से उनकी श्रेणी में आता है। नागालैंड काफ़ी फेमस है या काफ़ी जाना जाता है अपने माउंटेनियस, जो बहुत सारी माउंटेन्स हैं वहाँ पे, नागा हिल्स के नाम से जानी जाती हैं। नागा हिल्स जो कि ब्रह्मपुत्र वैली से ओरिजिनेट होती हैं, ये हमें ध्यान देना है, राइज होती हैं। वहाँ पे पटकई रेंज भी है जो कि जो नागा हिल्स है वो उसके साथ मर्ज हो जाती है। कुछ रिवर्स हैं जैसे दोयांग, दिफू और बराक, तो ये रिवर्स बिलोंग करती हैं नागालैंड से, ये भी हमें ध्यान देना है। इसके बाद नागालैंड की जो बाउंड्री है वो म्यांमार से टच करती है, तो ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी रखता है। इसके बाद एक हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है नागालैंड में, मतलब हॉर्नबिल जो एक हमारा पक्षी है उसका एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है और काफ़ी इफेक्टिव मेजर में मनाया जाता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो आई होप नागालैंड के बारे में आपको एक ऐसी जानकारी मिली होगी जो कि अगर एग्जाम्स में कुछ आ जाता है तो आपको याद रहेगा।
एक मैं आपको और सलाह क्या दूंगा, आपको वैसे पता ही होगा, अगर आप हमारा ये जो भी लेक्चर सीरीज है वो आप डेली सुनते हैं, तो अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है तो आप इसका सिंपल से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि फर्दर आपको दोबारा ना सुनना पड़े और आप सिर्फ स्क्रीनशॉट से ही देख सकते हैं कि हाँ हाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी और आपको कितना एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहिए था। तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे आज के टॉपिक में, और दूसरा टॉपिक है हमारा AFSPA सॉरी न्यूज़ क्या है। न्यूज़ क्या है कि अभी आपने देखा कि नागालैंड में जिस तरीके से ये सब चल रहा है, अभी हुआ है, तो काफ़ी वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो ऐसे जो मतलब टेररिस्ट तो नहीं बोल सकते, बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन चीज़ों का तोल या इन चीज़ों का फ़ायदा लेके काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया बना देते हैं उस चीज़ को। तो इस वजह से अभी AFSPA जो हमारा है उस वो न्यूज़ में आया। तो ये AFSPA क्या है, ये एक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसी वजह से है कि नागालैंड और मेघालय के CM जो हैं उन्होंने कहा है कि अभी जो AFSPA है उसको रिपील कर दिया जाए, बहुत हो गया। अभी ये आज जानते हैं AFSPA होता क्या है, किन कंडीशंस में लगाया जाता है, कौन लगा सकता है, कहाँ कहाँ लगा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अभी जैसे आपको बताया कि जो AFSPA है वो जो एक्ट है वो 1958 में बना था, और ये जो एक्ट होता है वो ग्रांट करता है कुछ स्पेशल पावर्स हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनको, वहाँ पर जहाँ पर एरिया डिस्टर्ब्ड है और वहाँ की जो मतलब पॉपुलेशन है उस पे जो पब्लिक ऑर्डर्स हैं या जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं या जो पीसफुल जो हमारा वहाँ पे आउटकम है या पीसफुल जो वहाँ पे गवर्नेंस है वो चलने के लिए। तो AFSPA एक स्पेशल पावर है जो कि हमारे आर्मी पर्सनल्स को मिलती है, मतलब आर्म फोर्सेस को मिलती है। और आर्म्ड फोर्सेस में इट डजंट मीन कि आर्म फोर्सेस सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स इनको मिलती है। आर्म फोर्सेस में मैं आगे इसमें डिस्कस करूँगा। आर्म फोर्सेस इंक्लूड करता है हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका, जो स्टेट की पुलिस है उसको, और एज वेल एज जो सेंट्रल की भी कोई पुलिस है तो उसको ये आर्म फोर्सेस पावर देता है। तो डिस्टर्ब्ड एरिया में होता है फॉर मेंटेन पब्लिक ऑर्डर्स, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि सितंबर 1958 में जो आस्पा है वो एप्लीकेबल हुआ था। कहाँ हुआ था? नागा हिल्स में। नागा हिल्स जब एप्लीकेबल हुआ था मीन्स 1958 में। इससे पहले मैंने आपको अपना जो टॉपिक पढ़ाया था पिछले, उसमें बताया था कि 1963 में हमारा मेघालय बना, नागालैंड बना था। तो उस समय जब ये 1958 में आस्पा एप्लीकेबल हुआ था उस टाइम पे नागालैंड नहीं था। उस समय जो नागा हिल्स था दैट कम्स अंडर असम का पार्ट जो था, तो वहाँ पर लगाया गया था। नागालैंड ऑब्वियसली जो नागालैंड एरिया था वहाँ पे लगाया गया था, मणिपुर में लगाया गया था, सम एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया था। मीन्स 1958 में इतने एरियाज में जो मैंने आपको भी बताए, इन एरियाज पे जो हमारा आस्पा है वो इम्प्लीमेंट या बोल सकते हैं कि लगाया गया था, एप्लीकेबल किया गया था। इसके बाद 1983 में ये पंजाब और चंडीगढ़ में भी लगाया गया था। आपको पता ही कि 1983 में असैसिनेशन हुआ था और बहुत सारे दंगे हुए थे। तो इस वजह से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कायोस हो गया था पंजाब और चंडीगढ़ एरिया में, तो वहाँ पे उस समय आस्फा लगाया गया था, लेकिन वो 1997 में इसको वहाँ से विड्रॉ कर दिया गया था। तो अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है कि जो आस्फा है वो कहाँ कहाँ लगा है और इन पंजाब और चंडीगढ़ का नाम आता है, तो हमें याद रखना है कि हाँ वहाँ भी लगा था। और ये JNK में 1990 में भी एप्लीकेबल हुआ था, और स्टिल जब तक JNK बाइफरकेट नहीं हुआ तब तक लगा रहा। एज ऑफ नाउ अभी लिटरली आस्फा नहीं बोला गया कि हट गया है, बट हाँ मीजर्स कम हो गए हैं JNK में। आर्टिकल 355 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मतलब पावर देता है कि ये किसी भी स्टेट को जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस से परेशान है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है और उसको डिक्लेयर कर सकता है डिस्टर्ब्ड एरिया। अभी देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस और डिस्टर्ब्ड एरिया। तो जहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है मतलब कि जैसे कि हमारा साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में या जैसे असम में इस तरीके से कुछ ऐसे इंसर्जेंट्स ग्रुप होते हैं जो कि वहाँ की शांति को भंग करते हैं। मतलब होते वो उसी स्टेट्स के ही नागरिक हैं, बट कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल इंटरनली डिस्टर्बेंस कर रहे हैं विद आर्म रिवोल्यूशन या किसी भी तरीके से। तो उस एरिया को विद द कंकरेंस ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकती है। और वंस गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड एनी काइंड ऑफ एरिया या रीजन डिस्टर्ब्ड एरिया,
वहाँ पर AFSPA मतलब आसफा जो है हमारा, वो जो एप्लीकेबल कर सकते हैं, लगा सकते हैं गवर्नमेंट चाहे तो, और ज़्यादातर हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि डिस्टर्ब एरिया है, हमने आपको बताया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है, मतलब समझ ही रहे होगे, इतना कुछ है, कुछ हार्ड है नहीं, बट फिर भी। और डिस्टर्ब एरिया मतलब होता है जहाँ पे आर्म रिवोल्यूशन होता है कुछ इस तरीके का, जिससे कि हमें दिक्कत होती है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में भी बोल सकते हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ में जो हमारे FSP है वो नहीं लगा हुआ है। वहाँ पे भी जो, हाँ, वहाँ पे इंसर्जेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी करते हैं, वो डिफेंस सर्विसेज पे जो वहाँ पे पर्सनल्स हैं उन पे अत्याचार करते हैं। नक्सलवाद जो है वहाँ का नक्सलिज्म है। बट ऐसे ही और स्टेट्स में जब इस तरीके से होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ के सिविलियंस पे अत्याचार होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर होता है और हमारा FSPA जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि किस आर्टिकल के थ्रू गवर्नमेंट किसके कंकरेंस से क्या कर सकती है। तो गवर्नमेंट डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करती है, और डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर होने के बाद हम उस पर FSPA जो हमारा सफा है उस पर उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो, अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ये FSPA है मतलब आसफा है, उस पर कौन कौन सी पावर्स मिल जाती हैं आर्मी पर्सनल्स को। तो उसमें आर्मी पावर, जो आर्मी पर्सनल्स उनको पावर मिलती हैं कि मैंने पहले से आप बताया था कि आर्मी हो या स्टेट या सेंट्रल पुलिस हो, जो भी हो, उनको मिल जाता है पावर कि वो शूट टू किल, किसी को भी शूट करके किल कर सकते हैं, मार सकते हैं। किसी के भी घर की सर्च कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ डाउट होता है। किसी भी प्रॉपर्टी को वो आग लगा सकते हैं या उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं नहीं ये चीज़ें, मतलब किसी का घर, किसी की प्रॉपर्टी या कोई इंसान यूज्ड हो रहा है इंसर्जेंट्स के द्वारा, तो उनको वो ये चीज़ें कर सकते हैं, मार सकते हैं, उनके घर की तलाशी ले सकते हैं। और अगर लगा, एहसास हो रहा है कि कुछ है, तो उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका सिंपल सा जीता जागता आपने एग्जांपल्स देखा होगा JNK में कि घरों को उड़ा देते हैं, बम लगा देते हैं, मूवीज़ में भी बहुत बार दिखाया गया है। तो ये कैसे कर देते हैं? क्यों? अगर हम किसी स्टेट्स में हैं जहाँ पे FSPA नहीं लगा है, तो लोग विदाउट सर्च वारंट आपका घर नहीं देख सकते। आप उनको कोई पावर ही नहीं है कि वो किसी के घर पे आग लगा दें या किसी के घर में बम का विस्फोट कर दें। बट JNK में ऐसा करते हैं ना, तो इस वजह से करते हैं क्योंकि वहाँ पे FSPA लगा हुआ है, वहाँ पे उनको स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं। और ये गवर्नमेंट पे है कि उस प्रॉपर्टी का वेदर जो उसका ओरिजिनल ओनर है उसको वो उसका रिकवरी देंगे, मतलब कंपनसेट जो भी उसका प्राइस होगा वो देंगे, कंपनसेशन देंगे कि नहीं देंगे। हालांकि नहीं देते, क्योंकि आप एक बार इंसर्जेंट की हेल्प कर रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ आप मतलब टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं मिलता। और जो हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल्स हैं वो उसे प्रॉपर्टी को जैसे यूज करना चाहें वैसे करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट FSPA। एग्ज़ाम्स के तरीके से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस आर्टिकल के थ्रू FSPA जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। तो आई होप एक छोटा सा आइडिया लगा होगा, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी FSPA के बारे में। एग्ज़ाम्स में जितना आ सकता था मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रीलॉस। इसका जो फुल फॉर्म है वो आगे बताते हैं। पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रल, मैं बता देता हूँ पहले कि फुल फॉर्म क्या है। रीलॉस इसका है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, और ये एक तरीके का एग्रीमेंट है। रेसिप्रोकल मतलब होता है आदान प्रदान। अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो आप भी हमें दे रहे हैं कुछ। अगर हम आपका कुछ सहयोग कर रहे हैं इन एनी मीन्स, तो आप भी हमें वही उन्हीं मीन्स से सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल। और बाकी तो आप समझ गए होंगे। तो रीलॉस आप समझ गए होंगे, काइंड ऑफ एग्रीमेंट है। न्यूज में क्या है? न्यूज में भी क्या है कि इंडिया और रसिया ने बहुत सारे अभी डील साइन की हुई हैं। उनमें से एक डील हुई थी AK-203 राइफल्स की। आपने AK-47 का बहुत नाम सुना होगा। मुझे नहीं लगता कि जो मेरा ये वीडियो देख रहा होगा उसको AK-47 के बारे में ना सुना हो। तो वो अभी AK-47 रसिया की सबसे अच्छी जो राइफल में से एक थी, बहुत अच्छा उसका ऑटोमेटिक सिस्टम था। अभी और भी बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ टेक्नोलॉजी से लैस AK-203 करके वो लोग राइफल लाए हैं, जो कि बनना है। आगे हम बात करेंगे कैसे क्या होना, कहाँ कैसे इसका बनना है। तो रीलॉस क्या हुआ कि इंडिया और रसिया ने एक एग्रीमेंट किया है जो AK-207 राइफल्स बनाने का, बट उन्होंने पुट ऑफ कर दिया। पुट ऑफ मतलब होता है ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। इससे आगे मैं थोड़ा सा और आपसे बात करूँगा। पुट ऑफ कर दिया है मतलब समाप्त कर दिया है या अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट था, मतलब इस तरीके का जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज
था मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का, उसको अभी कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया है या बंद कर दिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़। अब हम जान लेते हैं रिलॉस के बारे में। तो रिलॉस आपको भी समझ में आ गया होगा। अब एक्चुअली रिलॉस होता क्या है, जो हमारा ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज है, जो एग्रीमेंट है, उसमें करते क्या हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम अभी मैं आपको एक लेमन तरीके से बताता हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि रसिया काफ़ी दूर है और रसिया को किसी भी तरीके से आना है श्रीलंका के जो, या हमारा जो श्रीलंकन का कुछ जो कोस्टल एरिया है, श्रीलंका से कुछ कोस्टल एरिया कुछ काम है तो वहाँ पर आना है, तो वहाँ से वो शिप लेके चलेंगे या एयरक्राफ्ट लेके चलेंगे। तो दिस इज़ बहुत लेंदी हो जाता है उनको आने में। तो उन शिप्स को, वहाँ के जो पर्सनल्स हैं उनको बहुत सारी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं उन्हें क्या कहते हैं, उनके शिप्स को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको राशन की ज़रूरत पड़ेगी, उनको स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ लेके एक साथ नहीं चल सकते ना। तो जो रिलॉस इस तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं, ये यही फैसिलिटेट करते हैं एक दूसरे नेशंस को कि अगर कोई नेशन कहीं दूर जाता है तो वो एक अपना सब मार्क या सब स्टेशन समझ लेता है कि यस मैं वहाँ जाऊँगा, इंडिया से हमारे इस तरीके से रिलेशंस हैं और वहाँ पे हमें इस तरीके का लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हमारा रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है। अभी देखना, ध्यान देना है, हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है यहाँ पे, और मैं हर बार कहता हूँ कि कुछ भी छिपा नहीं है अगर हम वर्ड को उसको ही ढंग से देखें। यहाँ पे रेसिप्रोकल आप समझ ही गए कि हमें आदान प्रदान करना है एक दूसरे का। एक्सचेंज मतलब होता है कि चेंज, एक दूसरे, रेसिप्रोकल मतलब जैसा हम वैसे आप, अगर हम कुछ देंगे तो आप भी देंगे। एक्सचेंज मतलब हम एक्सचेंज करेंगे। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स तो मतलब है कि हम, ये जो एग्रीमेंट है ये ओनली डिपेंड ऑन मिलिट्री सिस्टम्स पे, मतलब हमारे जो एयरक्राफ्ट हो गए, हमारे शिप्स हो गए, हमारे जो वेपन्स वगैरह का कुछ हो गया, मिसाइल सिस्टम का कुछ हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें, जैसे अभी हाल ही में S-400 मिसाइल सिस्टम हमने रसिया से लिया है। तो इस तरीके के सिस्टम्स को जब आदान प्रदान हम करते हैं और जब कोई एक कंट्री मूव करती है तो उसके सपोर्ट के लिए, मिलिट्री सपोर्ट के लिए, ऐसा नहीं कि अगर वहाँ से उनका कोई दूसरा जो कि ह्यूमन राइट्स का कोई दल आ रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, तो उनको सपोर्ट ह्यूमैनिटी बेसिस पे करें ना करें वो अलग बात है, बट ये मिलिट्री एक एग्रीमेंट है, तो मिलिट्री के ही जो चीज़ें होंगी, उनके ही जो काम होंगे, उनको ही सपोर्ट करेगा। तो अब इसमें करते क्या हैं, अभी मैंने जैसे आपको बता दिया कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो पार्टनर कंट्रीज होती हैं, दे कैन एंजॉय ईज ऑफ एक्सेस टू यूज़ ईच अदर्स मिलिट्री फैसिलिटीज़ लाइक पोर्ट्स, बेसेस, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ये सब करते हैं। फ्यूल, राशन, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनिंग ईच अदर शिप्स, ये सब चीज़ें जो आ जाती हैं इस तरीके के एग्रीमेंट में शामिल हो जाती हैं। अभी क्या है कि जैसे ये रिलॉस है, इस तरीके के एग्रीमेंट है, इंडिया ने किन किन देशों से और कर रखे हैं, तो वैसे 6 देश हैं। एक्चुअली 6वां देश तो हमारा क्या कहते हैं, यही रसिया ही था, बट उससे पुट ऑफ, मतलब इससे अगर बंद हो गया है तो अभी 5 देश ही बचे हैं, और वो 5 देश हैं USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस एंड साउथ कोरिया। तो ये 6 देश हैं जिनके साथ अभी इंडिया के जो इस तरीके के जो मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स हैं वो हैं। अभी आपने सुना होगा लिमोआ करके, जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट्स था, ये USA का, मतलब था रिलॉस ही टाइप का, बट उन्होंने इस जो एग्रीमेंट था उसका नाम लिमोआ दे रखा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ये जो रेसिप्रोकल हमारा एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट होता है। आई होप आपको बारे में जब ये वर्ड आएगा तो आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि कैसे क्या होता है। अभी आप समझ ही गए होंगे कि जब कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट का एग्रीमेंट होता है तो किस तरीके का होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है NDPS एक्ट। अब NDPS एक्ट है क्या, पहले थोड़ा सा NDPS एक्ट के बारे में जानते हैं, फिर हम जानेंगे कि न्यूज़ क्या है। तो NDPS होता है नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। समझ गए होंगे, नारकोटिक्स मतलब नशा या दिमाग को प्रभावित करने वाले सब्सटेंसेस पे बनाया गया एक एक्ट, उसके रोकथाम के लिए या उनके जो भी यूजेस के लिए, सॉरी, जो एक्ट बनाया गया है वो 1985 का ये एक्ट है। न्यूज़ में क्यों है ये एक्ट, ये जान लेते हैं। तो न्यूज़ में क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने सोचा है या मूव हो रही है अमेंड करने का जो NDPS एक्ट है, और जो अपोजिशन है वो कह रहा है कि दिस इज़ अ बैड लॉ। तो अगर देखा जाए कि जो नारकोटिक्स ड्रग्स पे अगर कोई कार्रवाई हो रही है, उस पर कोई एक्ट बन रहा है, तो हाउ कैन इट बी बैड लॉ, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं NDPS के बारे में, देन हम फिर से स्विच ओवर करेंगे अपनी न्यूज़ पे और बोलेंगे कि क्यों
पोजीशन जो है वो बैड लॉ बोल रहा है इस एक्ट को। तो आइए जान लेते हैं, पहले हम नेशनल ड्रग्स एंड जो हमारा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, आपको पता ही 1985 में ये आया था। ये प्रोहिबिट करता है एक पर्सन को फॉर टू प्रोडक्शन की वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इस तरीके के जो भी ड्रग्स के या नारकोटिक्स के सब्सटेंसेस हैं मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, कल्टीवेट नहीं कर सकता, पोसेसन ले नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, स्टोरेज नहीं कर सकता, एंड कंजम्पशन पे भी रोकथाम है। देखिए जैसे दारू है, इट इज़ आल्सो कम्स अंडर नारकोटिक्स, बट वही होता है ना कि हर एक चीज़ का, मैंने बहुत पहले इससे पहले आपको बताया भी था एक बार कि कंटेंट, जो अल्कोहल का कंटेंट होता है दैट डिसाइडेड कि वो हमारे यूजेबल है कि नहीं है। तो जिसमें अल्कोहल का कंटेंट या जो भी इस तरीके का मादक पदार्थ होता है उसमें जो नशीलेपन का होने का जो सब्सटेंस है उसका परसेंटेज कितना ज़्यादा होता है, उस तरीके से उस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ पे कोकीन हो गया, और जैसे बहुत सारे हीरोइन करके बोलते हैं, ये बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ड्रग्स हैं जिनको बैन कर रखे होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों लिए बहुत परेशान करते हैं। और ये गवर्नमेंट इशू करती है कि अगर इस कंटेंट में इतना सब्सटेंस नशीला है तभी ये हम मतलब बेच सकते हैं और उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर करते हैं तो वो बैन हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमने जो बताया इस एक्ट के बारे में। ये एक्ट क्या प्रोहिबिट करता है या उसकी क्या कंडीशंस हैं वो कर देते हैं। जब ये एक्ट 1985 में बना था, इसके तहत ही जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, मतलब जो ड्रग का इस तरीके से कंट्रोल करता है, एक ब्यूरो बना रखा है, उसको सेटअप किया गया था 1986 में। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा कि पहले ये एक्ट आया, एक्ट के बाद एक बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उस एक्ट को इम्प्लीमेंट या उस एक्ट के पीछे काम कौन करेगा, तो एक नई बॉडी बनाई गई और वो बॉडी इस एक्ट के थ्रू काम करती है। द एक्ट डिज़ाइन टू फुलफिल, अब ये एक्ट जो था इंटरनेशनल बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ड्रग्स, नारकोटिक्स, इन सारी चीज़ों को लेके बहुत क्रिटिकली मतलब रूल्स बनाती हैं, मतलब क्रिटिकली क्या बहुत ज़्यादा रूल्स बनाती हैं, और गवर्नमेंट्स को, हर एक नेशन के गवर्नमेंट्स को ये बोलती हैं कि आप प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ड्रग्स जो हमारा है वो बहुत ही, हम बोल सकते हैं कि इस तरीके का एक क्राइम होता है या इस तरीके की एक लत होती है जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी हो या हमारी यौवन जो हमारे जवान लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, उनके लिए या किसी भी एज ग्रुप के बंदे के लिए हैजार्डस है, और उससे हमारी सोसाइटी, हमारे नेशंस, इवन हमारे इंटायर वर्ल्ड का कहीं ना कहीं उससे दिक्कत ही है, उससे परेशानी ही है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट, जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट कन्वेंशंस हैं उस पर बनाई गई हैं, जैसे कि एक है सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स। इसमें बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे कि हमें कितनी क्वांटिटी में, देखिए जब भी रूल्स बनते हैं, ड्रग्स बिकते हैं, ड्रग्स मेडिसिन्स भी होती हैं, बट उसमें जो उनका कंपाउंड होता है, उनमें जो भी यौगिक बोल सकते हैं, जो भी उसका मिश्रण होता है, वो डिफाइंड होता है। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उस ड्रग्स को रोकने, बनाने और जमा करने का प्रोविज़न करता है जिसमें नशीला जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है और जिसका मिक्सर है वो रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता। आप अगर आप देखेंगे किसी भी मेडिसिन में देखेंगे तो उसमें लिखा होता है, अगर डाइक्लोरोफ्लोरो जो भी उनका मिक्सर होता है, उसमें जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी कंटेंट्स होते हैं, वो उसमें लिखे हो, इंग्रेडिएंट्स जो हम बोल सकते हैं लिखे होते हैं, वो हर एक में लिखे होते हैं कितने ग्राम, इतने ग्राम, इतने ग्राम, वो स्पेसिफाइड होते हैं। बट जैसे हीरोइन है, कोकीन है, इनमें कहीं स्पेसिफाइड नहीं होता कि कितना कंटेंट इसमें किस किस चीज़ का है। तो उन चीज़ों को ये नारकोटिक्स जो हमारा कंट्रोल ब्यूरो है उसको कंट्रोल करता है। हालांकि और बहुत सारी एजेंसीज हैं, बट ड्रग्स के मामले में ये एजेंसी आगे आती है। तो कन्वेंशंस भी बनी है कि हमारी बॉडी कितना सस्टेन कर सकती है किसी भी चीज़ को, तो उस पर तो सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स था। इसके बाद एक यूएन का भी था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक। इलिसिट मतलब होता है दोषपूर्ण ट्रैफिक इन नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइट्रोपिक सब्सटेंसेस। यही उठा के अपना जो हमारा एनडीपीएस एक्ट उसी पे बना दिया गया। अभी जब ये एक्ट बन गए, सब कुछ बन गए, तो उस टाइम पे इनका पनिशमेंट था वो बहुत हार्श था, स्टिल आज भी है कि 10 साल तक आपको जेल होगी, आपको बेल नहीं मिलेगी, आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, और बहुत सारे प्रोविजंस थे जो कि इस एक्ट को बहुत हार्श बनाते हैं। तो जो क्रिटिक्स थे या ह्यूमन राइट्स के लोग थे वो बोलते थे कि इट इज़ अ ड्रैकोनियन एक्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि विच एक्ट इज़ नोन एज ड्रैकोनियन एक्ट। तो एनडीपीएस मतलब जो
हमारा ड्रग्स से रिलेटेड एक्ट है उसको ड्रैकोनियन एक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूज की कि गवर्नमेंट जो अपोजिशन है उसने क्यों कहा कि ये बैड लॉ है। तो क्या हुआ कि इसका आपको जैसे पता ही है कि बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट होता है 10 साल का। अभी इस जो एक्ट के अमेंडमेंट जो ला रहे हैं इसमें ये इसको 20 ईयर्स का कर रहे हैं कि हम इसमें 20 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दें। दूसरा इसमें है कि ये जो ड्रैकोनियन एक्ट किस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बेल लेने की कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्श हैं। मतलब नीडलेसली इतनी हार्श बना रखी हैं जितनी कि मतलब वो जो हमारे जो बेल लेने की कंडीशंस हैं वो सिमिलर टू टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट 1987 के थ्रू। मतलब अगर आप ड्रग्स के जो ऊपर हमने क्राइटेरिया बताएं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, प्रोसेसन, बहुत सारे, अगर इनमें से आप आते हैं किसी भी चीज़ में पकड़े जाते हैं तो उतनी ही हार्श होंगी जैसे कि एक टेररिज्म एक्टिविटी पे किसी को पकड़ा जाता है तो होता है। तो इस वजह से ह्यूमन राइट्स ने बोला था कि इसको ये ड्रैकोनियन है, और इसी वजह से जो अपोजिशन है वो उसको बैड लॉ बोल रहा है कि आप इतना हार्श रूल्स मत बनाइए। ये तो हुआ बात। एक इस चीज़ पे और अड़ी हुई है अपोजिशन, वो ये कहती है कि ये जो एक्ट बन रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, ये अमेंडमेंट होने के बाद बोल रहा है कि दिस न्यू प्रोविजन इज गिविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम मई 2014। मतलब जब से नई गवर्नमेंट हमारी बनी हुई थी उस दिन से। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव एक वर्ड है, उसका मतलब होता है कि रेट्रो मतलब नहीं होता जैसे हम जनरली बात करते हैं कि कोई गाना अगर पुराने गाने सुनता है तो वो कहता है कि अरे तुम कितने रेट्रो हो। तो उस रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ अगर रेट्रोस्पेक्टिव है इसका मतलब है कि वो पुराने समय से लगेगी। जैसे ये अमेंडमेंट जो हो रहा है, ये अमेंडमेंट अभी 2021 में हो रहा है, बट ये लागू होगा रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, मीन्स 1 मई 2014 से। तो यहाँ पे जो रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड है आप सब इजीली समझ गए होंगे कि वो क्या है। तो इस वजह से जो अपोजिशन है वो कह रहा है कि ये बैड लॉ है। अगर आपको लगाना है तो आप जिस दिन से ये अमेंडमेंट कर रहे हैं उस दिन से लगा दीजिए कि आज से ये पनिशमेंट्स होंगे इस अगर किसी भी इस एक्ट को कोई वायलेट करता है तो। बट आप रेट्रोस्पेक्टिव लगा रहे हैं, मतलब पुराने समय से इसको अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज़ वायलेंस या वायलेट्स करता है हमारा जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप पनिश हो रहे हैं किसी भी ऑफेंस में तो उसी के अकॉर्डिंग होंगे जो कि एग्जिस्टिंग हमारा जो भी पनिशमेंट्स के मेजर्स हैं एग्जिस्टिंग चल रहे हैं। मतलब आज अगर हम किसी के यहाँ चोरी करते हैं तो आज अगर उसकी सज़ा है कि इसको 10 दिन का जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना है तो उसी के हिसाब से हमें पनिश किया जाए, ना कि कल 3 साल बाद कुछ ऐसा नियम आ जाए कि अगर आपने सोने की चेन चुराई है तो आपको 20 साल की कैद हो जाएगी और फिर वो रेट्रोस्पेक्टिव हो जाए और मैं आज पकड़ा जाऊँ और वो 2019 से लग जाए तो हमें दोबारा से वो जो पनिशमेंट है वो सहना पड़े। तो इस चीज़ को लेके अपोजिशन थोड़ा सा खिलाफ में है गवर्नमेंट के। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एनडीपीएस। मैंने बताया कि न्यूज़ क्या था, बैड लॉ था, वो क्यों था, ड्रैकोनियन एक्ट कहते हैं क्योंकि काफ़ी मतलब सिमिलर टू टेररिज्म एक्टिविटीज़ का रहता है। ड्रग्स कितना खतरनाक हो सकता है हमने बताया, और जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस वजह से सेटअप हुआ और हमारी कौन कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। तो आई होप आपको अच्छा एक आइडिया लगा होगा। आप लोग प्लीज़ देखते बहुत हैं, बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपका, बट मैं चाहता हूँ कि जो आपको अच्छा लगता है अगर पॉसिबल है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट भी कर दीजिए। आगे हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है 2+2 डायलॉग। बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, तो आज जानते हैं कि ये 2+2 डायलॉग होता क्या है, न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में है एट 2+2 समिट या डायलॉग इंडिया एंड रसिया साइन मैनी डील्स। अभी मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में आपको बताया कि बहुत सारी डील्स इंडिया और रसिया ने साइन की हुई हैं। तो आज हम अभी इसके बारे में जानते हैं 2+2 डायलॉग क्या है। यह एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स की, मतलब एक दूसरे देश के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर का, जो भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग्स होती है, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स। तो आपको समझ में अगर 2+2 मतलब यही होता है कि 2 इंडिया के 2 रसिया के, तो 2+2 हो गए। कौन कौन से? डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर। ये ध्यान देना, सिर्फ यही 2 होते हैं, यही 2 पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो उसमें ये हो जा रहा है कि कहाँ किससे किससे ये इस तरीके का डायलॉग होता है। तो पहले जब शुरुआत हुई थी 2+2 डायलॉग की तो वो हमारा जो क्वाड ग्रुप था, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें जो देश थे हमारे ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और ऑब्वियसली इंडिया तो था ही। तो जब ये देश थे इनके बीच में ये डायलॉग हुआ। बट
अभी इस डायलॉग को रसिया ने भी ज्वाइन कर दिया है और इसी डायलॉग की वजह से हमारा जो अभी बहुत सारी डील्स हुई हैं रसिया के साथ वो हुई हैं। तो आई होप 2+2 डायलॉग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन पूछे भी गए हैं क्वेश्चंस कि क्या है, तो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, ये आपको ध्यान देना है। मतलब डिफेंस के बारे में बात करेंगे और विदेशी मामला है तो ऑब्वियसली विदेश जो मंत्रालय है वो तो आएगा ही। तो हम दूसरे देश की सिक्योरिटी मतलब डिफेंस हो गया, और विदेशी मामला है तो विदेश मंत्री, इनके मंत्रियों का जो हमारे होते हैं उनका ये डायलॉग होता है। दोनों देश के काउंटर पार्ट्स बैठते हैं, क्वाड हमारे जो नेशंस हैं उनके साथ है, और अभी रसिया भी इस जो डायलॉग को उसने स्टार्ट किया है। और इसी डायलॉग की वजह से जो 2+2 बहुत सारी डील्स हुई हैं इंडिया रसिया के बीच में, ऐसे हुई हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अभी जो यूपीपीएससी, एक्चुअली मैं बार बार यूपीपीएससी का एग्जाम इस वजह से मतलब एग्जाम्स के क्वेश्चंस का वो देता हूँ क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आते हैं जो कि हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो अभी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, अक्टूबर में आई थिंक एग्ज़ाम था, और उन्होंने पूछा था कि अभी जुलाई 2021 में एक जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री पूछा था मतलब फॉरेन मिनिस्टर पूछा था या डिफेंस मिनिस्टर पूछा था, इनमें दो में से कोई एक था, आए थे किस देश के थे, और उसमें से जो ऑप्शंस थे उसमें ना तो जापान था और ना ही शायद ऑस्ट्रेलिया था। तो हमें बस ये ध्यान देना है कि 2+2 अगर डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर आए होंगे तो 2+2 के तहत ही आए होंगे, क्योंकि और तो हम जिन नेशन से हमारा 2+2 डायलॉग नहीं होता है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर क्यों आएंगे हमारे यहाँ, और हम उनसे क्यों बात करेंगे, और वो इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाएंगे कि वो एग्जाम से पूछा जाए। तो इसका मतलब है कि कंसेप्ट था 2+2 डायलॉग आप जानते हैं कि नहीं, और उसमें ऑप्शंस अगर हमें पता होता कि कौन कौन देशों के साथ हमारा 2+2 डायलॉग होता है तो ऑब्वियसली हम वो क्वेश्चन सही करके आ जाते, और उसमें यूएसए था। तो हमें बस ये जानना है कि कोई क्वेश्चन आ रहा, मैंने इससे पहले भी बोला कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बड़ी घटना घटित होती है, और 2+2 डायलॉग एक बहुत बड़ा मतलब मंच है जो कि क्वाड नेशंस के थ्रू चलाया गया है। तो आपको थोड़ा सा तरीके से को रिलेट करना है कि कोई भी क्वेश्चन यूं ही नहीं पूछ जाता, बोलते हैं कि बहुत फैक्चुअल था। अगर आप डीपली जाके देखेंगे तो वो फैक्चुअल के साथ साथ कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल था। आपको ये देखना है कि क्वाड के थ्रू ही तो ये डायलॉग शुरू हुआ है। ओके, और अन्य किसी देश का, अब नामीबिया का यहाँ पे अगर डिफेंस मिनिस्टर आ जाएगा तो हमें क्या मतलब होगा, अगर हम वहाँ पे इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स को यहाँ बुला लेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इसी वजह से हमें इस तरीके के जो डायलॉग्स होते हैं, इस तरीके की जो समिट्स होती हैं, उनके आउटकम्स कैसे कैसे होते हैं, उनके रिपरकशंस क्या क्या हो रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो हमें ध्यान देने होते हैं, और बड़ा ईजी हो जाता है फिर उस क्वेश्चन का हमें जवाब देना। और हमारा तो मेन काम ही है कि हमें बस अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। नॉलेज तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज से मिल ही जाती है। आइए जान लेते हैं कि जो डील हुई है ये अभी इंडिया और रसिया के बीच में, ये कौन कौन सी हुई हैं। तो ये डील जो हुई है वो हुई है जो 6 लाख AK-203 राइफल्स बननी है। पीछे बात भी की थी मैंने एक टॉपिक पे लेके। ये जॉइंट वेंचर बनेगा, और ये जॉइंट वेंचर जो इंडस्ट्री खुलेगी वो कहाँ खुलेगी, अमेठी में। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन आपका जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उससे पूछ सकते हैं कि अभी जो AK-203 राइफल है वो किस देश से रिलेट करती है। मतलब ऑब्वियसली हमारी रसिया से करेगी। कितनी बननी है, 6 लाख, इतना तो स्पेसिफाइड शायद नहीं हो कि कितनी बननी है। जॉइंट वेंचर कहाँ हो रहा है ये पूछ सकते हैं, तो वो अमेठी में होगा। और अमेठी ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जहाँ से हमारे जो राहुल गांधी हैं वो अपना चुनाव लड़ते हैं, उनकी जो सीट है वहाँ से वो, और उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज़ें आपको इतना शायद समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारी डील्स हुई हैं, जैसे कि कलस्कोनोव एक राइफल करके है, कलाशनिकोव करके है, वो उसके भी मैन्युफैक्चरिंग डील हुई है। बहुत सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशंस की डील्स हुई हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 2+2 और डील्स विद रसिया और राइफल्स जो भी AK-203 राइफल्स हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ जा रहा है, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, बट कहीं ना कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि काफ़ी काम आ जाती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। सो इन द लास्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस फॉर द डे। मैंने आपसे जिस टॉपिक से बात की मैं उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, और प्लीज़ आप इनका आंसर्स देने की भी कोशिश कीजिए। कंजूसी मत कीजिए कुछ भी टाइप करने में, 1-2 कमेंट और ये अगर आंसर्स दे सकते हैं तो हम जैसे लोगों को काफ़ी अंदर से बल मिलता है कि नहीं लोग काफ़ी ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका मन करे तो कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए। नहीं, आपकी नॉलेज के लिए आपको पता ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले कि हमें उन स्टेट्स का नाम बताना है जिनकी बाउंड्रीज म्यांमार से है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। इसका इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछता हूँ कि आपको बताना है
नॉर्थ से साउथ, जो हमारी जो म्यांमार कंट्री टच करता है, वो नॉर्थ से साउथ कौन कौन से स्टेट्स हैं। आपको स्टेट्स तो बताने ही बताने हैं, बट उनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करते हुए बताना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए नहीं कीजिए वो आप पर है, बट आपको पता होना चाहिए। आप एक बार लिखिए ज़रूर अपनी नोटबुक में कि क्या उनका क्या क्रम है और कौन कौन से टच करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अभी हमने 2+2 जो हमारा डायलॉग था उसकी बात की, उसमें मैंने फॉरेन मिनिस्टर की बात की थी आपसे। तो अभी आपको बताना कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अभी कौन है, ये आपको बताना। तो ये आज के 2 क्वेश्चन थे। आई होप आप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ तक रहने के लिए थैंक यू। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हँसिए, हँसने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।